Hello dear students. Today I will teach you the topic call by value and call by reference. This is the third component, we can say the third part of the topic function. पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में I have taught you about the function like function declaration, function definition, and today in this video I will teach you that how a function can be called. There are two basic mechanisms for calling a function. The first one is the call by value method and second one is the call by reference method. We can also say that call by pointer method, because reference means address through pointer. So here the pointer variable will be used for calling a function. So first of all, before function calling, we have to declare a function and define a function. When these two things have been done, then only you can call a function into any other function. So वो दो चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है, प्रोटोटाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. Now the function calling, there are two basic mechanism. Call by value. In call by value method, value देखिए पहले इससे समझते हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है. एक्चुअल आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो कॉलिंग में यूज होते हैं. जब फंक्शन को कॉल किया जाता है उस समय पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू पास की जाती है वो वैल्यू या वो आर्गुमेंट्स, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स. वाइल इन केस ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स. ओके, तो इन कॉल बाय वैल्यू मेथड इसमें क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी हो जाती है एंड एक तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाता है. और जो भी चेंज किया जाएगा फंक्शन की बॉडी में या फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर्मल आर्गुमेंट्स के साथ, it would have no impact on the value of actual argument. जो भी चेंजेस होंगे वो फॉर्मल आर्गुमेंट में होंगे. एक्चुअल आर्गुमेंट की एक कॉपी, एक तरीके से जैसे हमने किसी पेज की फोटो कॉपी करा ली, फिर उस फोटो कॉपी को मैंने क्रॉस कर दिया, फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, जो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें कुछ लिख दिया, कुछ मार्क कर दिया, कुछ अंडरलाइन कर दिया, तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं दीज आर ओनली इनटू द फोटो कॉपी, नॉट इन द ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल कॉपी मीन्स एक्चुअल आर्गुमेंट. एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. जो भी चेंज होगा वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स में होगा या एक्चुअल आर्गुमेंट्स की जो कॉपी वैल्यू जो कॉपी हो गई है किसमें, फॉर्मल आर्गुमेंट्स में, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे. तो इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर. वेरिएबल की वैल्यू एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास होती है. The value of actual parameter cannot be modified by formal parameter. जैसे मैंने बताया कि अगर आपने किसी पेज की फोटोकॉपी करा ली, फिर उस पर आपने अंडरलाइन कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो उससे एक्चुअल जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स फॉर्मल आर्गुमेंट्स के थ्रू हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते. डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल. दोनों वेरिएबल को मेमोरी में अलग अलग स्पेस मिलेगा. एक्चुअल वेरिएबल का स्पेस अलग होगा और फॉर्मल वेरिएबल का स्पेस अलग होगा. ओके, तो इस तरीके से जो भी चेंजेस होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट में होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू जो कॉपी हो गई है उस कॉपीड वैल्यू में चेंजेस होंगे. एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल आर्गुमेंट की वो अनचेंज्ड रहेगी इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू मेथड. इसको एग्जांपल में देखते हैं. ये प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का. दो वैल्यूज को आपस में स्वैप किया गया है. स्वैपिंग का प्रोग्राम है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड. देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए हैं. m, इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 22 और दूसरा वेरिएबल है n, इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 24. ठीक है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन. फिर इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा लिया गया है. प्रिंटफ वैल्यूज ऑफ बिफोर स्वैप, स्वैपिंग के पहले m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों को प्रिंट करा लिया गया है. उसके बाद फिर स्वैप फंक्शन को कॉल किया गया है. स्वैप फंक्शन क्या है, ये इस स्वैप फंक्शन की बॉडी है या फिर डेफिनेशन है. और ये क्या है, स्वैप फंक्शन की कॉलिंग है. तो और ये स्वैप फंक्शन का डिक्लेरेशन है. ठीक है, या प्रोटोटाइप कर सकते हैं. यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है और यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है. देखिए कॉलिंग में जो वेरिएबल यूज हुए हैं m एंड n, दीज आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स. और बॉडी में जो वेरिएबल यूज किए गए ए और बी, दीज आर
formal arguments. So in this program, a and b are formal arguments and m and n are actual arguments. बॉडी में क्या हो रहा है? बॉडी में देखिए m की वैल्यू कॉपी हो जाएगी a में और n की वैल्यू b में, ठीक है, n की b में और m की a में कॉपी हो गई। अब जो भी चेंज हम a b में करेंगे दैट वुड ओनली इंपैक्ट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वो चेंज सिर्फ हमें a और b में दिखेगा, m और n की वैल्यूज अनचेंज्ड रहेंगी। क्या किया चेंज हमने? एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, इसकी स्वैपिंग कैसे की? ए बी की ए की वैल्यू स्वैप करा यूज कर ली है, सेव कर ली है टेम्प में, बी की वैल्यू मूव करा दिया है ए में और अगेन टेम्प की वैल्यू मूव करा दिया है बी में। तो क्या हुआ कि ए बी की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गई, स्वैप हो गई। अब इसको प्रिंट कराया गया है ए बी की वैल्यूज को। तो वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू दिस एंड एन इज इक्वल टू दिस, प्रिंट किसको कराया गया? ए बी की वैल्यू को। तो आउटपुट देखिए क्या आएगा, पहले तो ये आउटपुट आएगा प्रिंटफ बिफोर स्वैपिंग। तो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग क्या थी? M22 एंड N44, और उसके बाद फंक्शन कॉल कर लिया गया स्वैप, तो कंट्रोल यहां पर आ गया और यहां पर आने के बाद अगेन यहां स्वैपिंग के बाद प्रिंट करेगा वैल्यूज। तो आउटपुट आएगा वैल्यूज आफ्टर स्वैप M इज इक्वल टू 44 एंड N इज इक्वल टू 22। ये बेसिकली M और N की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये चेंजेस जो हुई है वो A और B में हुई है। देखिए हम प्रिंट किसको करा रहे हैं? हम प्रिंट करा रहे हैं A और B को। वो हमने स्ट्रिंग में ये चीज लिख दिया है कि वैल्यूज ऑफ आफ्टर स्वैप M इज इक्वल टू, बट ये वैल्यू M की नहीं है, ये वैल्यू बेसिकली A और B की है। क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो A और B में हुए हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स में हुए हैं, ना कि एक्चुअल आर्गुमेंट में। ओके, दिस इज द कॉल बाय वैल्यू मेथड। अगर हम कंट्रोल वापस जाएगा फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में फिर से एक बार लिख दें प्रिंटफ वैल्यूज आफ्टर स्वैप m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर वैल्यू 22 और 44 ही मिलेगी। जो स्वैपिंग के बाद वैल्यू है वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बिकॉज वो रिफ्लेक्शन सिर्फ आपको यहां पर दिखेगा, फंक्शन के बॉडी में दिखेगा, वो रिफ्लेक्शन आपको a और b में दिखेगा। अगर हम स्वैप फंक्शन के बाद फिर से प्रिंट कराते हैं m और n की वैल्यूज, तो वो अनचेंज्ड मिलेंगी। इट मींस आपको क्या मिलेंगी? m इज इक्वल टू 22 एंड n इज इक्वल टू 44। कहां पर? इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में स्वैप के बाद भी वैल्यूज वही रहेगी जो स्वैप के पहले थी। बट यहां पर क्योंकि वैल्यू एम एन की कॉपी हो गई थी ए और बी में, हमने ए बी को चेंज कर दिया, तो यहां पर जो वैल्यूज प्रिंट कराएंगे वो ए और बी के हैं और वहां पर ए बी में चेंज हो गया है। जो वैल्यू असाइन हुई थी ए बी में वो थी 22 और 44 और स्वैपिंग के बाद वो हो गई 44 और 22। ठीक है, तो जो भी चेंजेस है वो किसमें है? फॉर्मल आर्गुमेंट्स में है। नेक्स्ट, कॉल बाय रेफरेंस मेथड। In call by reference method, the address of its variable is passed to its function parameter. यहां पर एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास नहीं होगी फॉर्मल में, एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास होगा किसमें? फॉर्मल आर्गुमेंट में। और एड्रेस को कंटेन करने के लिए जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं वो होने चाहिए पॉइंटर टाइप के, तभी वो एड्रेस को कंटेन कर पाएंगे, एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे। तो वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक ही लोकेशन दोनों में यूज होगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, कौन से? फॉर्मल वेरिएबल्स, वो कैसे हैं? पॉइंटर टाइप के। तो सेम मेमोरी एड्रेस जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स का है वही कहां पर होगा? फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू के तौर पे उसके अंदर होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट्स में। प्रोग्राम में देखते हैं कैसे चेंज करते हैं वैल्यूज। अगेन सेम प्रोग्राम, मेन फंक्शन वही है, m इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 44, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज m और n की, यहां पर तो सेम रहेगा 22 और 44। देन स्वैप को कॉल कर लिया। अब देखिए जब स्वैप को कॉल किया है तो यहां पर m और n का वैल्यू न पास करके इसका एड्रेस पास किया गया। m% क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके m और n की वैल्यूज को पास किया गया है। अब चूंकि m और n की वैल्यूज न पास करके ये इसका एड्रेस पास किया गया है, तो इसको स्टोर करने के लिए यहां पर वेरिएबल कैसे लिए गए हैं? पॉइंटर टाइप के। डेफिनेशन में देखिए, इवन डिक्लेरेशन में भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। तो यहां पर m का एड्रेस असाइन हो जाएगा a पॉइंटर वेरिएबल में और n का एड्रेस असाइन हो जाएगा b पॉइंटर वेरिएबल में। अब जो भी हम चेंज करेंगे a और b में, वो एक्चुअली किस में होगा? a b में जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यूज हैं वहां पर चेंज होगा। यानी कि a b के अंदर जो एड्रेस कॉपी होके आ गया है, वो m और n का एड्रेस है, उस एड्रेस पर चेंजेस होंगे, तो वो इंपैक्ट करेगा कहां? एक्चुअल आर्गुमेंट्स को भी इंपैक्ट करेगा। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस में इफ वी मेक एनी चेंजेस इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स देन इट वुड इंपैक्ट आल्सो टू द एक्चुअल आर्गुमेंट्स। देखते हैं कैसे। अगेन टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, एस्ट्रिक ए में जो एड्रेस है
उस पर जो वैल्यू है, ए में एड्रेस क्या है, एम का एड्रेस है, और एम की वैल्यू क्या है 22, यानी कि 22 असाइन कर दो किसमें, टेम्प में। अगेन एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू एस्ट्रिक बी, बी में जो एड्रेस है वो क्या है, एन का एड्रेस है, उस पर जो वैल्यू है वो क्या है 44, वो कहाँ असाइन कर दो, ए में जो एड्रेस है किसका, एम का, एम, यानी कि जो 44 वैल्यू है वो अब एम में असाइन कर दो। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में। एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू एस्ट्रिक बी का मतलब है कि एन की जो वैल्यू है वो अब एम में असाइन कर दीजिए। फिर एन की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की नई वैल्यू हो जाएगी जो टेम्प में है, टेम्प में क्या थी, एम की वैल्यू थी, तो वो अब किसमें आ गई, एन में। तो इनडायरेक्टली देखिए ए बी में चेंज किया गया है, मगर चेंज कहाँ हो रहा है, एम और एन में। जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है उनमें आपस में स्वैपिंग हो रही है इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, एम और एन के एड्रेस के थ्रू, रिमोट के जरिए हम एम और एन की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस मेथड। आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट कराया गया, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। क्या प्रिंट होगा, ए में जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है, ए में एड्रेस क्या है एम का, उस पर जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है 44, और एस्ट्रिक बी, बी में जो एड्रेस है किसका है, एन का, उस पर जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है 22। तो इट मीन्स आफ्टर स्वैपिंग आउटपुट क्या आएगा 44 एंड 22। बट यहां पर कॉलिंग के बाद अगर हम फिर से स्वैप के बाद एक लाइन लिख दें कि प्रिंटफ वैल्यूज आफ्टर स्वैप, और यहां पर अगेन एम एन को प्रिंट कराएं तो 44 और 22 ही मिलेगा। इट मीन्स कॉल बाय रेफरेंस मेथड में स्वैपिंग अगर हुई है थ्रू फॉर्मल पैरामीटर्स तो उसका इंपैक्ट एक्चुअल पैरामीटर पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या होता है, एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स में ही हुए हैं इनडायरेक्टली थ्रू एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ओके, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड में फॉर्मल आर्गुमेंट्स एक्चुअल आर्गुमेंट के एड्रेस के थ्रू चेंजेस करते हैं किसमें, एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यूज में, जबकि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू कॉपी कर दी जाती है फॉर्मल आर्गुमेंट में, और जो भी चेंज होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट में या फिर कॉपीड वैल्यू में होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट अनचेंज रहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड pointer is not used, while in call by reference method pointer is used. Now this is the last slide। देख लेते हैं कि फंक्शन की कैटेगरीज कितने टाइप की होती हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं अगर उसका रिटर्न टाइप दिया हुआ है इट मीन्स वो उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं दिया हुआ है वाइड है तो इसका मतलब है कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में देखिए ये फंक्शन वाइड है, इट मीन्स ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, दो इनपुट ले रहा है वैल्यूज और उनको स्वैप करके प्रिंट करा दे रहा है, कोई वैल्यू वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसे इसका टाइप वाइड है। तो टोटल 4 कैटेगरी बनती हैं, सी फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स, सी फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, एंड विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो पहली कैटेगरी विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो अगर आर्गुमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी है तो फंक्शन ऐसे होंगे। देखिए रिटर्न टाइप क्या है, इंट है और आर्गुमेंट 1 है, जैसे कि फंक्शन ए, इसकी कॉलिंग ऐसे होगी, उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी। सेकंड टाइप जहां पर आर्गुमेंट्स होंगे लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होगा तो उसका वो ऐसे लिखे जाएंगे, वॉइड, रिटर्न टाइप नहीं है इसका और आर्गुमेंट्स हैं फंक्शन इंट। जैसे एग्जांपल फंक्शन ए ऐसे इसकी कॉलिंग होगी और फंक्शन इंट ए ऐसे बॉडी लिखी जाएगी। थर्ड टाइप विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप भी नहीं है और आर्गुमेंट भी नहीं है, तो जैसे ये फंक्शन है वॉइड, रिटर्न टाइप भी नहीं है और आर्गुमेंट्स भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऐसे कॉल किया जाएगा और ऐसे इसकी बॉडी लिखी जाएगी। एंड फोर्थ कैटेगरी रिटर्न टाइप जो है वो तो है बट वैल्यूज नहीं है, तो इंट फंक्शन दिस, रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर है बट पैरामीटर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज, आर्गुमेंट भी है, रिटर्न टाइप भी है, आर्गुमेंट्स हैं, रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न वैल्यू नहीं है, आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट भी नहीं, रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, और आर्गुमेंट नहीं है बट रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, ये आर द 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। तो ये आपका टॉपिक था फंक्शन, 3 पार्ट में बनाया है मैंने, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको कि किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस अलग अलग होता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल पे अगले अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।